नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म में। और आज हम कर रहे हैं अपने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पार्ट 2 की। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। यानी कि जो आपने 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी थी, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत जो होती है वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही होती है। आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस में एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का आधिपत्य था। कैसे राजा का आधिपत्य था? निरंकुश राजा का, यानी कि वो राजा के ऊपर किसी का अंकुश नहीं था, वो निरंकुश राजा था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, यानी कि उनसे जो बदलाव आए फ्रांसीसी क्रांति से, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी कि वो सत्ता राजराज के हाथ से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में चली गई। और क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति या उसका भविष्य तय करेंगे। यानी कि अब लोग, फ्रांस के लोग ही फ्रांस का भविष्य तय करेंगे, ना कि वहाँ का राजा तय करेगा। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो। कैसी भावना पैदा हो? एक सामूहिक पहचान की। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया कि एक संयुक्त समुदाय होना चाहिए जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। यानी कि जिसे एक संविधान के अंतर्गत कैसे अधिकार दिए गए? समान अधिकार दिए गए। यानी कि पहले के सिस्टम की तरह नहीं कि पादरी लोगों को ऊंचे अधिकार दे दिए, जन्मसिद्ध अधिकार कुछ अधिकार दे दिए, और खेतिहर मजदूरों या किसान को या छोटे मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए गए, उन पे कर ज़्यादा लगाया गया। ऐसा कोई सिस्टम वहाँ पे नहीं था। उन्होंने क्या किया? संविधान के अंतर्गत सभी को समान अधिकार दिए। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा उन्होंने अपनाया जिसने पहले रखे राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली। और स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों समूह द्वारा किए जाने लगा। यानी कि वहाँ के नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। और स्टेट जनरल का नाम बदलकर अब नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। समान कानून मतलब सबके लिए एक ही कानून, हर किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। यानी कि जैसे पहले उनमें आयात निर्यात शुल्क लगते थे आंतरिक, एक फ्रांस के अंदर ही, उसको ख़त्म कर दिया गया और भार और नापने की एक समान व्यवस्था पूरे फ्रांस में लागू की गई। और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित का मतलब उनको थोड़ा दबा दिया गया। और पेरिस में जो फ्रेंच जैसी भाषा बोली या लिखी जाती थी वही राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाई गई। यानी कि उन्होंने उसी भाषा को अपना लिया, फ्रेंच को। और जो आम बोलचाल में बोलियां थी उनको हतोत्साही यानी कि उनको दबा दिया गया एक तरीके से। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य होगा कि वह पूरे यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त करे। यानी कि उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना लिया और उनका यह भाग्य भी मान लिया उन्होंने अपना, कि वो पूरे यूरोप में निरंकुश शासकों से मुक्त कराएंगे पूरे यूरोप को। ठीक है। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र के रूप में गठित होने में मदद करेगा। यानी कि उन्होंने क्या अपना लक्ष्य बना लिया कि हम पूरे यूरोप के लोगों को राष्ट्र के रूप में गठित होने में मदद करेंगे। जब फ्रांस की यह घटना खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्रों तथा शिक्षित मध्यम वर्गों के अन्य सदस्य जोकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। जोकोबिन क्लब का मतलब होता है समानता और स्वतंत्रता का साथी या मित्र। जोकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। यानी कि वो कहाँ कहाँ पहुंची? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेश में ले जाने लगी। अब वो कहाँ ले जाने लगी उस राष्ट्रवाद के विचार को? विदेश में। यानी कि पहले वो फ्रांस में था लेकिन अब वो कहाँ जाने लगा? विदेश में जाने लगा राष्ट्रवाद का विचार। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां
प्रजातंत्र को क्या कर दिया उसने, वहाँ के नष्ट कर दिया। उसने क्या करा, वापस से वो राजतंत्र ले आया, अपना राज्य स्थापित कर दिया और प्रजातंत्र को उसने नष्ट कर दिया। ये 1815 का वियना कांग्रेस का वो मैप है यूरोप का, 1815 के बाद का किया था। लेकिन उसने क्या करा, प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल यानी कि और ठीक हो सके। 1804 की संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, यानी कि 1804 की नागरिक संहिता को क्या कहते हैं हम, नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए जो कि फ्रांस में थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। उसने कानून के समक्ष संपत्ति के अधिकार और बराबरी के अधिकार को कैसा बना दिया, उसने सुरक्षित बना दिया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों पर भी लागू किया गया, यानी कि उस वक्त जो फ्रांस के नियंत्रण में क्षेत्र है, यानी कि नेपोलियन ने जो जिन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया वहाँ पे भी इन सुधारों को लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, समानती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई, यानी कि उनके ऊपर जो भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क लगा करते थे उनसे मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया, यानी कि उनके ऊपर जो श्रेणी संघों के नियंत्रण थे उनको हटा दिया गया और यातायात और संचार व्यवस्थाओं में सुधारा गया, जिस किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी, यानी कि उन्होंने जो नई नई उनको आज़ादी मिली थी, ये जो उनके वहाँ पे सुधार आए थे उसको उन्होंने महसूस किया। और उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून से फ़ायदा होगा। एक समान कानून से क्या होगा, उनको फ़ायदा होगा। जैसे कि उन्होंने और क्या क्या काम किया, मानक तथा भार नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके वस्तु और पूंजी के आवागमन में उन्होंने क्या सोचने लगे, वो सहूलियत होगी, यानी कि हमें इन सब चीज़ों से क्या होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों के फ्रांसीसी शासन के प्रति कैसी प्रतिक्रिया आने लगी, मिलीजुली प्रतिक्रिया आने लगी। यानी कि कुछ लोग तो कहते थे कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कहते थे ये चीज़ें बुरी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे साथ आगे चल के गलत होगा। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ में कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वर्षा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। पहले तो उनका क्या किया गया, स्वागत किया गया, लेकिन मगर शीघ्र ही यह शुरुआती उत्साह जो था ना, यह दुश्मनी में बदल गया। कैसे बदल गया, दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। यानी कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे भाई एक जगह पे तो उसी देश का राजा होना चाहिए, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, वो खुद वहाँ का राजा बन गया और उनने कर बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप मतलब सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोलेगा। और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन हो रहे भर्ती से नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फ़ायदे से कहीं ज़्यादा नज़र आ रहे थे। यानी कि अब वहाँ की जनता को, जहाँ पे नेपोलियन ने कब्जा किया, उनको क्या समझ में आने लगे, वहाँ के नुकसान समझ में आने लगे थे और वो वहाँ पे उनके नज़र आ रहे थे। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यही हमारा पार्ट 2 था और कल की वीडियो में हम पार्ट 3 करेंगे। तो आइए इसको वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।